देशांतर रेखा का परिभाषा। अच्छा, कर्क संक्रांति कब होता है? 21 जून। देशांतर का परिभाषा, ठीक। 0 डिग्री अक्षांश देशांतर, देशांतर, ठीक है। उसको बोले, उसी को बोले थे प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा, हाँ, या ग्रीनविच रेखा। उससे पूर्व अवस्थित रेखा या पश्चिम, बताए थे ना कि ये अगर ग्लोब है तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन खींचे, इसी को बोले 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। इससे ईस्ट वेस्ट में या ईस्ट में जो रेखाएं खींची जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड, यानी देशांतर रेखा, ठीक है। और दूसरा बताए थे कि ये ग्लोब है और यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री खींचे, इसको बोलेंगे इक्वेटर। ये तो याद रहना ही चाहिए सबको, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? इक्वेटर। और इससे उत्तर में या इससे दक्षिण में जो पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली रेखाएं हैं उसको क्या कहेंगे? अक्षांश। कल बताए ना ये सब, ठीक है। देखो, जो पहले एक बार कहीं पढ़े हो या कुछ उसको दिमाग में है उसके लिए तो आसान है, लेकिन जो नए बच्चे हो उसको थोड़ा बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि आवाज नहीं आ रहा है, जा रहा है अब, ठीक है। क्योंकि अभी इसका बहुत सारा यूज होगा, ठीक है। अच्छा, सिंपल अगर हम लोग मार्किंग का बात करेंगे, ठीक है, तो इसको याद रखोगे। ये 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री इसको कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। हिंदी में भूमध्य रेखा, दूसरा नाम विषुवत रेखा, ये सब एक ही है, ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी चाहिए। 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, अंग्रेजी में इक्वेटर, अंग्रेजी में एक ही होगा। भूमध्य, भू मतलब धरती, भू मतलब धरती, पृथ्वी, तो भू के मध्य से गुजरने वाली रेखा, यानी पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा। बताए थे कि बाहर से देखोगे तो पृथ्वी ऐसी नजर आएगी और इसके मध्य से कौन रेखा गुजर रही है? ये वाली, ये ब्लैक वाली जो है, ब्लैक वाली। और इसीलिए इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि ये भूमि को दो भागों में बांटती है। और सबसे अधिक हमारे लिए यूजफुल भी कौन सा रेखा है? भूमध्य रेखा ही, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग सामान्यतः जो हम अपना पोजीशन जानने का प्रयास करते हैं उसको सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। क्या करते हैं? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इसी से ऊपर जो हुआ इसी को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और इससे जो नीचे होगा उसको कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। हिंदी में उत्तरी गोलार्ध और इसको दक्षिणी गोलार्ध। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी चर्चा करेंगे ग्लोब पर कुछ भी, हम लोग पहले यही पहुंचेंगे, उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में। अभी अगर जैसे भारत का पोजीशन पूछा जाए, एक हल्का सा सवाल, बताओ भारत कहाँ अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अभी जब मैप पढ़ेंगे तो वहां ये बहुत काम आएगा ये, ठीक है। अब धीरे धीरे मैप तुम लोग को याद होने लगेगा कि बीच से एक रेखा गुजरती है, क्योंकि आज हमको करना है ये सब चीज, ठीक है। बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको इक्वेटर कहेंगे, ठीक है। उधर साइड में तुम लोग का मैप लगा होगा, उसमें देखना, अभी ध्यान से देखोगे तो अधिकांश जो जमीन है वो कहाँ है? वो है इक्वेटर से ऊपर। अधिकांश जो जमीन है कहाँ है? इक्वेटर से ऊपर। कुछ ही जमीन है जो नीचे है। अब ये तुमको याद रखना है कि इक्वेटर से नीचे कौन कौन है। अगर कोई पूछे एक महादेश जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है, वो कौन सा महादेश है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। देखोगे तो सर्वाधिक जो है जमीन वो तो यही पड़ता है। ऐसे करके पहला हो गया, ठीक है, ऐसे करके दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, यहाँ थोड़ा सा पानी वाला हिस्सा है, पांचवा हो गया। कितना महाद्वीप है जी? 7 महाद्वीप, ठीक है। और कहा? अच्छा, 2 तो यही हो गया, 2, ठीक है, 2 ये हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और लास्ट वाला अंटार्कटिका, ठीक है। तो देखोगे तो 2 महाद्वीप, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा अंटार्कटिका, ऐसा 2 महाद्वीप हुआ जो पूर्ण रूप से कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो याद रखोगे। बाकी जो दिखेगा पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में, एक है यूरोप। कौन सा है? यूरोप, जो पूर्ण रूप से कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। बाकी एशिया देखोगे तो एशिया को इक्वेटर काटता है कि नहीं काटता है? अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे। विषुवत रेखा जो एशिया के कुछ देशों को काटता है, इसलिए पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में नहीं है। अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है पर पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में नहीं है। पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में कौन है? यूरोप। कौन है? यूरोप। अच्छा, 7 महादेश का जानते हो नाम कि नहीं जानते हो? ये इतना सा तो आना चाहिए, और नहीं तो अभी मैप शुरू होगा तो धीरे धीरे पहले यही शुरू करेंगे, महादेश, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण देश है, तभी ये सब याद भी होगा। लेकिन आज इसको एक बार कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग स्लोली मैप में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, इतना सा याद रखना। इस 7 महादेश में 2 महादेश ऐसा है
जो पूर्ण रूप से कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। बाकी एक महादेश ऐसा है यूरोप, जो पूर्ण रूप से कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। और दूसरा तो उत्तरी अमेरिका भी पूरी तरीके से कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी अमेरिका भी कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध। तो यही तुमको याद रखना है कि दक्षिणी गोलार्ध में दो महादेश जो पूर्ण रूप से दक्षिणी में है, वो है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। उत्तरी गोलार्ध में एक है यूरोप और दूसरा है उत्तरी अमेरिका, जो पूर्ण रूप से कहाँ है, इक्वेटर से ऊपर। अगर हम इसको मिटा दें तो यही है इक्वेटर, जो कि दो गोलार्धों में बांटता है। तो क्या कभी पूर्वी और पश्चिमी भी इस तरह से सवाल पूछता है? तो आंसर है नहीं। भले ही देशांतर रेखा का जो 0 डिग्री और 180 डिग्री है, ये भी दो गोलार्धों में बांटता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, पर कभी भी इससे इतना खुलना के सवाल नहीं पूछता है जितना कि उत्तरी और दक्षिण पूछता है। ये सवाल डायरेक्ट तुमसे पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा महादेश जो है वो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है, कौन सा उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। क्यों? क्योंकि हम अपना लोकेशन जानने के लिए सर्वाधिक प्रयोग किसका करते हैं, लैटिट्यूड का। हम अपने जलवायु को जानने के लिए सर्वाधिक प्रयोग किसका करते हैं, लैटिट्यूड। और हम डायरेक्टली कह देते हैं कि हम कहाँ अवस्थित है, उसके हिसाब से मेरा जलवायु सेट हो जाएगा, हम दक्षिणी सीजन भी सेट हो जाएगा। अगर अभी का महीना कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर, यानी अगस्त सितंबर। अब हमारे यहाँ गर्मी खत्म होने वाला है, ठीक है, और क्या शुरू होने वाला है, ठंडा, यानी शरद शुरू होने वाला है। ठंडा शुरू होगा ना जी, है कंफ्यूजन है, होगा कि नहीं होगा इस बार, कहीं गर्मी ना रह जाए। तो 23 सितंबर के बाद धीरे धीरे तुम्हारा यहाँ पे ठंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ठंडा का समय हमारे यहाँ शुरू होगा, क्या दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा? दक्षिणी गोलार्ध में ठंड खत्म होगा और वहां क्या शुरू हो जाएगा, गर्मी। दिसंबर के महीने में जब हमारे यहाँ भरकर ठंडी पड़ेगा, तब दक्षिणी गोलार्ध में उस समय में क्या होगा, गर्मी। यही हम लोग तय करते हैं। भैया तुम कहाँ हो अभी, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में? जून महीना चल रहा है, उत्तरी गोलार्ध में है सर, तो उत्तरी गोलार्ध में तो गर्मी पड़ रहा होगा, ठीक है। फिर बोलोगे जून महीना है सर, दक्षिणी गोलार्ध में भी है, तो क्या बोल देंगे हम, ठंडी पड़ रहा होगा। ये हम लोग जो तय किए हैं, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे डे टू डे लाइफ में। इसीलिए ये इक्वेटर रेखा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलवायु, सीजन वगैरह सब चीज निर्धारित करता है, हमको अपना लोकेशन बताता है कि हम इक्वेटर से कितने दूर पर हैं। अगर तुम बोल दोगे किसी को हम ध्रुव पर हैं, वो समझ लेगा बहुत दूर है, एक छोर में चला गया है, ठीक है। ध्रुव कहाँ है, यहाँ। अगर बोल दोगे हम ध्रुव पर है, तो वो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा हो गया उत्तरी ध्रुव और सबसे निचला हिस्सा हो गया दक्षिणी ध्रुव। अगर किसी को बोल दोगे हम ध्रुव पर है, तो वो पता कर लेगा कहाँ है तुम। इसलिए पोजीशन जानने में भी सबसे बड़ा योगदान कौन देता है, या स्थान जानने में सबसे बड़ा योगदान कौन देता है, इक्वेटर। इक्वेटर नहीं, लैटिट्यूड, यानी अक्षांश रेखा, जिसमें सबसे मेन कौन है, इक्वेटर, ठीक है। अब याद रखोगे, हम लोग अगर किसी कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, यानी किसी के पोजीशन को लिखेंगे, पोजीशन का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो उसमें हमको दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, अक्षांश और देशांतर दोनों का। बताए हैं, कल भी चर्चा किए थे कि ये है अक्षांश रेखाएं, ठीक है, और ये है देशांतर रेखाएं। ये जो जाल बना रहा है इसी को क्या कहते हैं, ग्रिड। क्या कहते हैं, ग्रिड, ठीक है, ग्रिड। अब अगर किसी का भी बात करोगे, जैसे एक लड़का है जिसका नाम है टुड्डू, ठीक है, हाँ टुड्डू कुमार। ये टुड्डू कुमार यहाँ अवस्थित है, इतना मोटा है ये, ठीक है, इतना मोटा है, यहाँ अवस्थित है। अगर इसका लोकेशन बताना होगा तो तुम सब चीज बता दोगे, भैया ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है और यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है, और यही इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स। क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। यानी कोऑर्डिनेट्स को लिखने के लिए हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का जरूरत पड़ता है। इसीलिए जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो उसमें हमको मार्क करना पड़ता है कि हम कहाँ अवस्थित हैं, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में। इसको लिखने के लिए सीख लेना जो पहली बार पढ़ रहे हो। ये है ग्लोब, ये है 0 डिग्री जिसको बोलते हैं इक्वेटर। 0 डिग्री से उत्तर जो भी होगा, इसमें अगर लैटिट्यूड लिख रहे हैं, अक्षांश लिख रहे हैं, ठीक है, अक्षांश लिख रहे हैं तो हम बोल देंगे नॉर्थ। क्या बोलेंगे उसके पीछे, नॉर्थ। और अगर इधर वाले को हम लिख रहे हैं और अक्षांश लिख रहे हैं तो हम बोल देंगे साउथ। क्या बोल देंगे, साउथ। ये था 0 डिग्री देशांतर। इससे इधर वाला अगर हम कोई किसी का चर्चा कर रहे हैं, किसी देश का या किसी का पोजीशन निकाल रहे हैं, तो हम इसमें ऐड करेंगे ईस्ट। ये देशांतर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, देशांतर, ठीक है। इस देशांतर में इधर वाले को क्या लिखेंगे, ईस्ट, और इस 0 डिग्री के इधर अगर कोई है तो क्या लिखेंगे, वेस्ट, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत समझना, कल क्लास किया था तो उसको सब चीज समझ में आ रहा होगा कि 0 डिग्री देशांतर को हम लोग मेन रेखा माने, उससे इस साइड अगर कोई है तो उसको बोलेंगे ईस्ट और इधर है तो वेस्ट। जैसे कि हम इस ग्लोब पर पहले ये 4 हिस्सा बांटे, इसको कह दिए दक्षिणी गोलार्ध, इसको कह दिए उत्तरी गोलार्ध, इसको कह दिए पूर्वी गोलार्ध, इसको कह दिए पश्चिमी गोलार्ध। अगर यहाँ पर कोई देश अवस्थित है या कोई भी वस्तु अवस्थित है, उसका लोकेशन बताना है,
तो सबसे पहले हम बोलेंगे ये उत्तरी गोलार्ध में है। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध में। फिर बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध है। इसका मतलब ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? 4 गोलार्धों में अगर हम बांटेंगे इसको, एक एक जो उसका सेक्शन होगा, जैसे हम ग्राफ में बांटते हैं, ये किधर हो जाएगा? उत्तर पूर्वी। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी। इसको क्या बोल देंगे? उत्तर पश्चिम, इसको दक्षिण पश्चिम और इसको दक्षिण पूर्वी। यही है भारत का पोजीशन निकालने में बहुत काम आएगा। भारत यहीं अवस्थित है, ठीक है, भारत यहीं अवस्थित है। अब हमको पता है क्या भारत इक्वेटर पे है? नहीं, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहां फिर इसको और बढ़िया से देखेंगे कितना ऊपर है, ये भी हम लोग को तय करना है, कितना किलोमीटर ऊपर है, क्या कोऑर्डिनेट है, सब हम लोग तय करेंगे। लेकिन अभी समझते जाना। अब इसको अगर लिखना पड़ेगा, अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका अक्षांश क्या है, तो यहां से लेकर यहां तक मान लो ये 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक है, तो क्या बोलोगे? 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ। यानी कभी भी ये मत कर देना किसी देश का निचला हिस्सा को साउथ कर देंगे, ऊपरी हिस्सा को नॉर्थ कर देंगे। साउथ तभी आएगा जब ये इक्वेटर से नीचे जाएगा। जब ये इक्वेटर से क्या होगा? नीचे जाएगा। अगर कोई देश ऐसे अवस्थित है तभी हम बोलेंगे, अगर मान लो ये है 20 डिग्री और ये है 10 डिग्री या 30 डिग्री कुछ हो, अब इसको बोलेंगे 20 डिग्री नॉर्थ। क्या बोलेंगे इसको? 20 डिग्री नॉर्थ। और इसको क्या बोलेंगे? 30 डिग्री साउथ। समझ में आया? बाकी जिधर है हम उधर को पकड़ के बोलेंगे। इक्वेटर से ऊपर हमेशा मेरा क्या होगा? नॉर्थ। अगर हम लेटीट्यूड लिख रहे हैं, और लॉन्गिट्यूड यानी खड़ी रेखा के बारे में जब चर्चा करेंगे, इस रेखा के बारे में, तो इस साइड में चाहे कहीं पे भी रेखा हो, ये हमेशा लिखाएगा ईस्ट। क्या लिखाएगा? ईस्ट। और इस तरफ का कहीं का भी रेखा हो, ये हमेशा लिखाएगा वेस्ट। यानी भारत का जब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, भारत यही देश है, मान लेते हैं भारत यही देश है, ये 40-30 नहीं है, बल्कि कहां से कहां शुरू होता है भारत? नीचे 8, अब खाली मोटा मोटा बोलना है, और ऊपर 37 डिग्री। ठीक है, अरे ठीक है, एग्जैक्ट हमको नहीं चाहिए, बस खाली मोटा वाला कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, तो सबसे निचला है 8 डिग्री, ऊपर है 37 डिग्री। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या बता रहे हैं? ये लेटीट्यूड बता रहे हैं, अक्षांश बता रहे हैं। तो इसका निचला हिस्सा क्या हो जाएगा? 8 डिग्री नॉर्थ, ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा? 37 डिग्री साउथ। वहीं पर जब हाँ 37 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, वहीं पर जब हम लोग खड़ी रेखा का चर्चा करेंगे, यानी देशांतर की चर्चा करेंगे, तो यहां से शुरू होकर यही खत्म हो गया, और 0 डिग्री तो यहां आता है। इसका मतलब इसमें भी दोनों में मेरा नाम क्या होगा? ईस्ट। ईस्ट ही नाम होगा। क्या होगा? ईस्ट। यानी इस वाले पोजीशन को देखेंगे और इस वाले पोजीशन को देखेंगे, तो ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये वाला पोजीशन? इंडिया कोऑर्डिनेट भूल गया जी, जो पढ़े हुए हो। 68 डिग्री कितना है? 68 डिग्री। 68 डिग्री क्या हो जाएगा? ईस्ट। और ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा? 97 डिग्री ईस्ट। अरे हम एग्जैक्ट नहीं पूछ रहे हैं, हमको सिर्फ बता तो अभी इसको जब इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट की चर्चा करेंगे। अभी पहले ये तो समझा रहे हैं, ये समझ में तो आ जाए कि कैसे लिखते हैं, फिर आगे चल के, क्योंकि इसका भी प्रयोग होगा। अगर कल भी हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम वाला, तो वहां भी इसका प्रयोग होगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी पूछता है, अभी एंटीपोड पढ़ाएंगे, वहां भी इसका यूज होगा। इसलिए ये लिखने के लिए आना चाहिए कि कहाँ है अवस्थित और कहाँ हम कैसे लिखेंगे। तो ये समझ में आ गया। कोई भी जगह जो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, उसके नाम के कोऑर्डिनेट के पीछे नॉर्थ लगाएंगे जब लेटीट्यूड लिखेंगे, यानी अक्षांश लिखेंगे। और देशांतर अगर लिखेंगे तो अगर वह 0 डिग्री मध्याह्न रेखा, यानी जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री देशांतर है, उससे पूरब में स्थित है, हमेशा हम बाद में क्या लगा देंगे? ईस्ट। और पश्चिम में स्थित है, उसको क्या लगाएंगे? वेस्ट। क्या ये मोटा मोटी समझ में आ गया? इसका भी एग्जाम्पल बहुत सारा चलेगा। जब हम लोग टाइम वाला पढ़ेंगे ना, तो न्यूमेरिकल्स आते हैं कि बताओ फलाने जगह का जो अभी का टाइम है वह GMT प्लस 3.5 घंटा है, 4.5 घंटा है, बताओ उसका अक्षांश क्या होगा, देशांतर क्या होगा, इस तरह का चीज। ये फलाने अक्षांश पे अगर समय अभी ये हो रहा है, बताओ इस अक्षांश पे समय क्या होगा। इस तरह की चीजों को तुमको डील करना होगा, वहां ये सब काम आएगा। ठीक है, क्या ये मोटा मोटी लिखने के लिए समझ में आ गया? जानना सिर्फ इतना ही है कि इस ग्रिड सिस्टम में जब हम लिखते हैं तो हमको 2 लाइन को मद्देनजर रखना पड़ता है। वो 2 लाइन कौन सा है? इक्वेटर और 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, इक्वेटर और 0 डिग्री देशांतर। ये हुआ 0 डिग्री अक्षांश जिसको बोलते हैं इक्वेटर, और ये हुआ 0 डिग्री देशांतर जिसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। तो इससे हमेशा इधर वाले को लिखेंगे ईस्ट, इधर वाले को लिखेंगे वेस्ट। इससे ऊपर वाले को हमेशा लिखेंगे नॉर्थ, और इसके नीचे वाले को लिखेंगे साउथ। ये हमेशा याद रखना, ये बेसिक चीज है।
जो पहले जानते हो थोड़ा बहुत उसको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो नया बच्चा है उसको सीखने में थोड़ा सा शुरुआती में दिक्कत होता है, इसलिए बड़ा बेसिक स्तर से सिखाना पड़ता है ये सब, ठीक है। क्योंकि पहली बार पढ़ रहे और 10 से नीचे सब उतना ये सब दिमाग नहीं लगाया जाता है, बस मोटा मोटे जान लो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन ये सब का यूज होगा, कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसलिए अच्छे से समझना पड़ेगा। इतना सा समझ में आ गया। अब हम लोग कल जो लास्ट टॉपिक खत्म किए थे वो लैटिट्यूड्स पे थे, हम कहा थे कर्क रेखा। तो कर्क रेखा में एक दो बात और बच गया है जिसको हम लोग कवर करके आज खत्म करेंगे। कर्क रेखा नहीं है, क्या बोलते हो, अक्षांश रेखा पर बताए थे। अक्षांश रेखा में 3-4 रेखाएं जिसको याद रखोगे। ये पहला कौन सा है, 0 डिग्री, जिसको इक्वेटर कहते हैं। उसके बाद ये है 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री क्या कहलाएगा, नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। ये हो गया भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा। इसके बाद नीचे वाला जो है ये है 23.5 डिग्री साउथ, जिसको कि मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा। अब ये 3 रेखा ऐसा है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, बताए थे कि सूर्य का जो गमन है वो यहां से लेकर यहां तक होता है और नीचे यहां तक होता है। मतलब इक्वेटर पर बताए थे कि 2 दिन साल में ऐसा आएगा जिस दिन सूर्य जो है वो पूरी तरह से इक्वेटर के ऊपर होता है। वो कौन सा 2 दिन है, 21 मार्च और 23 सितंबर, पढ़ा है ना ये सब, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है यहाँ एकदम पूरा इक्वेटर के ऊपर होगा, इसलिए दिन और रात बराबर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर जाना शुरू होता है, कर्क रेखा पर पहुंचता है 21 जून को। कब पहुंचता है, 21 जून। सबसे पहले 21 मार्च का चर्चा करते हैं। 21 मार्च को इक्वेटर पे आ गया, दिन रात बराबर हो गया। इसके बाद सूर्य कहां मूव करना शुरू किया, कर्क रेखा पर, जो कि हमारे देश से भी गुजरता है। हमारे देश के 8 राज्यों से गुजरता है कर्क रेखा। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। मित्र पे गमछा झार, मित्र पे गमछा झार, ये ट्रिक है, ठीक है। भारत देश के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 8, ठीक है। ये आगे चल के पढ़ेंगे इंडियन में, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल याद रखना, जैसे ही कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है पढ़ रहे हैं, वैसे भी हम लोगों को पढ़ना है कि कितने देशों से गुजर रही है। ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे याद करेंगे, आसानी से याद होगा। पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सूर्य धीरे धीरे चलते चलते यहाँ कर्क रेखा पे पहुंच गया और ये है 21 जून। कौन सा दिन है, 21 जून। फिर यहाँ से नीचे होना शुरू होता है, पहुंच जाता है 23 सितंबर को इक्वेटर पर। और फिर यहाँ से नीचे जाना शुरू होता है और 22 दिसंबर को पहुंच जाता है मकर रेखा पर। और फिर ऊपर जाना शुरू होता है 21 मार्च को, फिर वापस इक्वेटर पे आ जाता है। यही है सूर्य का गमन पथ, ठीक है। इसी बीच में हमको लगता है ऐसा कि सूर्य ऊपर नीचे कर रहा है, एक्चुअली में सूर्य कर नहीं रहा है। हमारे गति के कारण ही हमको महसूस होता है कि सूर्य ऊपर नीचे कर रहा है। और इसी वजह से ये वो क्षेत्र है जहां पर गर्मी सबसे अधिक महसूस होता है। तो अभी अगला टॉपिक जो हमारा है वो है तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ये 3 कटिबंध हम बांटे हैं, इसी के आधार पर बांटे हैं, आगे चल कर भी पढ़ेंगे। इसीलिए ये तीनों रेखा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मेजर देश हैं, जितने भी स्थल है जहां आदमी रहता है, वो लगभग इन्हीं तीनों के होते हुए, मतलब इन्हीं तीनों पर अवस्थित है। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ कितने देशों से कर्क रेखा गुजरती है, कितने देशों से विषुवत रेखा गुजरती है और कितने देशों से मकर रेखा गुजरती है। अब सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि कौन कौन, नंबर ही नहीं, बल्कि कौन कौन सा देश है ये भी पूछता है। तुमको 4 नाम दे देगा, पूछेगा निम्न से कौन सा देश कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है या कौन सा देश कर्क रेखा पर अवस्थित है। इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नंबर्स तो आसानी से याद हो जाएगा, पर देश का नाम याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पर हम लोग इसको भी शेड्यूल तरीके से पढ़ेंगे, मैप पर पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। आज तो हम एक बार नाम कवर करवा देंगे। हमको पता है कि एक दिन में याद नहीं होता है। पिछला बार भी जब याद करवाएंगे, जो अभी पिछला बार वाला याद क्या होगा, हम 2-3 करके थोड़ा सा समय लेके करवाते हैं, ताकि मैप पे तुमको याद हो जाए, यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, यहाँ से यहाँ तक पहुंचे। और वो जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगा, पढ़ना बेकार है। भूलोगे जरूर, लेकिन जिसको वो याद है ना, एग्जाम से एक बार पहले रिवीजन कर लो, वो दिमाग में ऐसे करके लिख दोगे, ठीक है। तो एकदम थोड़ा सा मेहनत शुरुआत में करना पड़ता है। तो आज तो हम सिर्फ पढ़ के निकल जाएंगे हम लोग, लेकिन फिर धीरे धीरे मैप पर हम लोग शुरू करेंगे याद करना और पूरा खत्म करेंगे। इसलिए आज इसको याद नहीं हो तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसको याद करने से पहले देश का नाम भी तो पता होना चाहिए। अब भारत में 28 राज्य हैं, है कि नहीं है। अब तुम भारत के वासी हो तो तुमको 28 देश राज्य के बारे में पता है। अगर कोई पूछे कि जम्मू कश्मीर कहाँ है, तो तुरंत दिमाग क्या बोलता है, ऊपर। अगर कोई तमिलनाडु कहाँ है तो दिमाग क्या बोलता है, नीचे। अब बुला लो एक अमेरिकन को, पूछो जम्मू कश्मीर जाएगा,
ऐसे करते दिन निकाल रहे हैं। उसको क्या आइडिया कि जम्मू कश्मीर कहाँ है, उसको थोड़ी ना पता है। यही तो तुम्हारा भी हालत है दूसरे देश में। अगर अभी किसी बच्चे को बोले कि बताओ अमेरिका कहाँ है, जिसको यूएसए बोलता है, डोनाल्ड ट्रंप वाला जो है वो कहाँ है, तो अधिकांश बच्चा जो मैप नहीं पढ़ा है वो तो हवा में ढूंढेगा आखिर कहाँ है। इस ग्लोब पर अगर पूछेंगे तो कहाँ है तो पता ही नहीं चलेगा। अब वो मैप दिखाकर पूछेंगे, जो बच्चा पढ़ा वो तुरंत बोल देगा यहाँ पे है, ठीक है। जैसे तुम्हारा दिमाग काम किया कि जम्मू कश्मीर कहाँ है, ऊपर। तो जिस तरह से हम लोग इंडिया को पढ़ते हैं वैसे ही हमको वर्ल्ड को भी पढ़ना पड़ता है। वर्ल्ड में टोटल जो देश है, जो पढ़ने लायक देश है, जो बड़े देश है, मान्यता प्राप्त देश है, 195 के आसपास, ऐसे तो 206 के आसपास हो जाता है, लेकिन 195 देश के आसपास मान्यता प्राप्त है। तो क्या सभी देश को जानना जरूरी है? नहीं। जो बड़े देश हैं या जो इंपॉर्टेंट देश हैं उन देशों का पोजीशन तुमको कुछ पता होने चाहिए, ठीक है। पहले तो वो लोकेट करेंगे, उसके बाद ये सब धीरे धीरे याद होगा। लेकिन आज हम लोग का टॉपिक है तो हम लोग पढ़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो ये 3 रेखा में सबसे पहला रेखा जो वो है कर्क रेखा। कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। इस कर्क रेखा पर अवस्थित देश, देश से पहले हम लोग महादेश करेंगे। हम लोग एक ऑर्डर में पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ यही नहीं पूछा जाता है कि कौन सा देश अवस्थित है, सवाल ये भी पूछा सकता है निम्न में से किस महादेश के कितने देश अवस्थित हैं। समझ में आया? तुमको दे देगा कर्क रेखा से उत्तरी अमेरिका के कितने देश गुजरते हैं, मतलब कितने देशों से कर्क रेखा गुजरता है उत्तरी अमेरिका का देश। फिर दे देगा अफ्रीका के कितने ऐसे देश हैं जिससे कर्क रेखा गुजरता है। अब ये जब सवाल आएगा तो तुम्हारे लिए काफी भारी हो जाएगा अगर एक साथ याद कर लोगे खाली बस ट्रिक किसी तरह बैठा के। इसलिए हम लोग पहले शेड्यूल तरीके से कि कौन सा उत्तरी अमेरिका का देश कितना सारा है, कौन कौन सा अफ्रीका का देश है, कौन कौन सा एशिया का देश है, इस तरह से याद करेंगे, ठीक है। अगर मैप पे देखोगे, थोड़ा बहुत जिसको नॉलेज है मैप का वो देखोगे तो महादेश का तुमको लोकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। अब ग्लोब में तो कभी समझ में आता ही नहीं है, ठीक है, मैप। इसलिए हम लोगों को मैप हमेशा किसमें पढ़ना पड़ता है? 2D में। किसमें पढ़ना पड़ता है? 2D में, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में तो पृथ्वी ऐसा है नहीं, पृथ्वी तो गोल है। लेकिन समझने के लिए कहाँ है, ठीक है। यहां है तुम्हारा 0 डिग्री देशांतर। क्या है? 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। अब अगर देखोगे क्या हुआ, कौन आया अभी? इतना हिम्मत भी है कि आके बैठ भी गया। कौन है जी? कौन अभी आया? कहाँ है? कहाँ काहे लेट किया है? तो कम से कम पूछोगे ना जी। हम तो सोचते थे लड़की लोग ज्यादा हिम्मत वाली होती है, ये तो लड़का उससे ज्यादा हिम्मत वाला है जी। लड़की को तो कम से कम ये लगता है कि लात तो नहीं खाएंगे, लड़का को तो डर होना चाहिए लात खा सकते हैं लेकिन निडर हो गया तुम लोग। चलो आ जाया करो बाबू, समय से अभी झूठ मूठ के मेरा मूड खराब हो जाएगा, इसलिए हम कुछ बोलेंगे नहीं, तो फिर पढ़ाएंगे तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे। चलो, क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, हम लोग मैप को देखने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो एक महादेश यहाँ अवस्थित है, इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ अमेरिका। एक महादेश यहाँ अवस्थित है, इसको क्या कहते हैं? साउथ अमेरिका। पोजीशन याद रखना सब अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मैप पे तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद देखोगे तो इस जगह अटलांटिक महासागर है। क्या है? अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। इस अटलांटिक महासागर के खत्म होते ही यहाँ पर एक छोटा सा महादेश है, इसको बोलते हैं यूरोप। क्या बोलते हैं? यूरोप। क्या बोलते हैं? यूरोप। उसके बाद एक यूरोप से जस्ट नीचे यहाँ पर एक महादेश है, जिसको क्या बोलेंगे? अफ्रीका। क्या बोलेंगे? अफ्रीका। अब यही यूरोप से सटा हुआ एक महादेश है, इसको क्या बोलेंगे? एशिया। क्या बोलेंगे? एशिया। यहाँ पर एशिया से जस्ट नीचे एक महादेश है, क्या बोलेंगे इसको? ऑस्ट्रेलिया। और एक महादेश यहाँ है, इसको क्या बोलेंगे? अंटार्कटिका। ये तो वर्ल्ड मैप जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो, अगर तुमको नॉलेज हो ना, तुम्हारा कहीं पे भी ये नहीं देखा जाता कि तुम एग्जैक्ट बना पाए हो कि नहीं बना पाए हो। वो एग्जाम में भी अगर कभी भी थियोरेटिकल एग्जाम दोगे, अब देखो जिसका जितना आर्टिस्टिक वर्क है वो उतना अच्छा बनाएगा, पर एग्जामिनर देखता क्या है? एग्जामिनर देखता है लोकेशन। क्या देखता है? लोकेशन। अब यहाँ अगर हम अफ्रीका बना देंगे तो मेरा नंबर काट लेगा, लेकिन अगर हम पोजीशन पे बनाए हुए हैं तो क्या ये वर्ल्ड में जैसा नहीं दिख रहा है तुमको? अगर बना दोगे तो दिखेगा ही दिखेगा। ये कौन है? उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। क्या 7 महादेश पूर गया? 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या ये दिमाग में सेट कर गया? तो अब हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले कर्क रेखा। क्या पढ़ना है? कर्क रेखा। कर्क रेखा 3 महादेश से होकर गुजरता है, गुजरती है ना जी, कर्क रेखा गुजरती है, हाँ ठीक है। कर्क रेखा जो है वो 3 महादेशों से होकर गुजरती है।
कौन कौन सा महादेश? अब देखो कर्क रेखा किसको कहेंगे? जो इक्वेटर से ऊपर है, इसलिए तो बोले कि तीनों को याद रखना पड़ेगा, जो इक्वेटर से ऊपर है और जो इक्वेटर से नीचे उसको मकर रेखा। तो सबसे पहले हम लोग लाइन यहाँ इक्वेटर का खींच लेते हैं। देखो विषुवत रेखा जो है वो 4 यानी मुख्य रूप से देखोगे 3 और एक चौथा ओशिनिया है जिससे वो होके गुजरता है, यानी 4 महादेशों से होकर गुजरता है। साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। साउथ अमेरिका ये हो गया साउथ अमेरिका, ये कौन सा है? अफ्रीका, ठीक है। और ये कौन सा होगा? एशिया। और यहाँ पर एक छोटा सा द्वीपीय देश है, इसका नाम है किरीबाती। आगे चल के भी पढ़ेंगे सब, ठीक है। तुम लोग को दिमाग में सेट हो जाएगा, जब मैप पे ये सब याद करेंगे ना सेट हो जाएगा। अच्छा यहाँ वाला, अभी जो पुराना बच्चा पढ़ा उसको पूछेंगे साउथ टाउन कहाँ है, तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, वो बोलेगा एक छोटा सा देश है जो अफ्रीका का देश है, वो लोकेशन पता चल जाता है, ठीक है। तो याद रखोगे जो इक्वेटर है वो इक्वेटर कितने महादेशों से होकर गुजरा? साउथ अफ्रीका, सॉरी क्या नाम है ये, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और इस क्षेत्र को ओशिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओशिनिया। ओशिनिया का एक देश है किरीबाती। क्या नाम है? किरीबाती। टापू देश है छोटा सा, इसी किरीबाती से होकर गुजरता है। तो मुख्य रूप से देखोगे 1 2 3 और ये ओशिनिया का एक देश 4। क्या ये इक्वेटर हो गया? इसी को बोलेंगे 0 डिग्री। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश। अब अगला जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो है कर्क रेखा। कौन सा है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा ऑब्वियस है इससे ऊपर होगा, ठीक है। तो ऊपर अगर होगा तो यहां से एक देश है, कौन सा देश है ये? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद कहां जाएगा? अफ्रीका में। कहां जाएगा? अफ्रीका। देखो कल हम लोग पढ़े हुए थे कि अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है, कल ही पढ़े हैं, तो इसका यूज होगा अभी। ऐसा थोड़ी नहीं पढ़ने के लिए पढ़ लिया और मैं बना टाइम में उसको छोड़ देंगे, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा कौन सा देश होगा? एशिया। क्या कहानी खत्म हो गया? यही दिख रहा है सबको वो कि नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, क्या यही 3 महादेश है? नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब आ जाओ मकर रेखा, और यह से इक्वेटर से नीचे होगा मकर रेखा, ठीक है। तो मकर रेखा यहां से गुजरता है, तो साफ साफ दिख रहा है कि मकर रेखा भी कितने महादेश से गुजरता है? 3 रेखा से, मतलब गुजरती है 3 देशों से, ठीक है। पहला देश कौन सा हो जाएगा? पहला साउथ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। दिखता है पूरा ये दिए, ठीक है। तो 3 महादेश। अब देखो यहाँ मैप थोड़ा सा मेरा लाइन गड़बड़ा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा रेखा गड़बड़ हो गया, रेखा अपने जगह पे सही है, ठीक है। चलो तो पहला महादेश कौन सा? साउथ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों का लोकेशन पहले दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक है। सबसे ऊपर हम लोग क्या पढ़े? कर्क रेखा। बीच में क्या पढ़े? भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा। और नीचे क्या पढ़े? मकर रेखा। लेकिन याद करने के समय में हम लोग रिकॉल करेंगे लाइन में सबसे पहले भूमध्य रेखा को। भूमध्य रेखा कितने महादेशों से गुजरी? 4, जिसमें से 3 तो तुम्हारा जाना पहचाना है। ओशिनिया को एक तो नहीं जानते हो तुम लोग। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक्चुअली में ओशिनिया क्षेत्र का ही हिस्सा है, उसमें एक ही देश बड़ा है, वो है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए हम लोग इसको ऑस्ट्रेलिया महादेश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना इसके आसपास बहुत सारे टापू हैं, उस सब को मिलाकर क्या कह देते हैं? ओशिनिया। क्या कह देते हैं? ओशिनिया। बहुत सारे छोटे छोटे टापू वाले देश हैं, इसको भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इसको भी हम लोग 3 ग्रुप में बांटे हैं, वो सब अलग से पढ़ेंगे। तो ओशिनिया का एक छोटा सा देश है किरीबाती। कौन सा देश है? किरीबाती। उसी से होकर कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके अलावे 3 महादेश, कौन कौन सा? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। कर्क रेखा कितने महादेश है? 3 महादेश, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। मकर रेखा कितने महादेश है? 3 महादेश, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इसमें देखा ये जो अफ्रीका है इससे तीनों रेखाएं गुजरती है। क्या ये मोटा मोटा लोकेशन दिमाग में सेट हुआ? अभी हम लोग इसका देश पढ़ लेंगे कि कौन से महादेश के कौन कौन से देश हैं। हमको पता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं कि ये आसान है, ठीक है। देखो हर चीज आसान नहीं हो सकता पढ़ाई में, आसान करने के लिए हम यही कर सकते हैं, तुमको होमवर्क दे देंगे, याद करके आना, और तुम कभी याद करके आओगे नहीं, कहानी हो जाएगा खत्म। तो एक बार हम सबका नाम बता देंगे, फिर हम धीरे धीरे याद करवाएंगे। तुमको नहीं याद होता टेंशन नहीं लेना है, लेकिन रेगुलर क्लास करोगे तो याद होगा। मैप पर एक एक देश को दिखा दिखा कर याद करवाएंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन आज हम वो नहीं करेंगे। आज क्या करेंगे? अभी तुमको सिर्फ बता देंगे कि नॉर्थ अमेरिका के कितने देश हैं, कौन कौन है, अफ्रीका के कितने देश हैं, कौन कौन है, ठीक है। तो वही हम लोग अभी लिस्टिंग खाली एक बार कर लेंगे, ठीक है। चलो अब आओ यहाँ कर्क रेखा पर अवस्थित देश। अगर देशों की संख्या पूछी जाए कि कितने देश कर्क रेखा पर अवस्थित है, तो कर्क रेखा पर टोटल 17 देश अवस्थित हैं। कितने देश अवस्थित हैं? 17। कितने देश अवस्थित हैं? 17। तो कर्क रेखा पर अवस्थित देशों की संख्या कितनी है? 17। कितने हैं? 17।
अब कर्क रेखा पर अवस्थित देश, मकर रेखा सॉरी विषुवत रेखा पर अवस्थित देश और मकर रेखा पर अवस्थित देश, तीनों का संख्या तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर विषुवत रेखा पूछे तो विषुवत रेखा बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। विश्व सबसे अधिक सवाल किससे आता है? विषुवत रेखा से। तो विषुवत रेखा पर अवस्थित देशों की संख्या कितनी है? 13। कितना है? 13। विषुवत रेखा पर अवस्थित देशों की संख्या 13 और मकर रेखा पर अवस्थित देशों की संख्या 10। कितने हैं? 10। अब दिख भी रहा होगा। ठीक है, अच्छा देखो, ये जितने भी महादेश देखा, इसमें सबसे छोटा छोटा देश वाला बहुत सारा भिटकनिया देश है अफ्रीका। कौन सा देश है? अफ्रीका। अफ्रीका में टोटल 54 देश है। कितने देश हैं? 54। अब ये सब बहुत छोटा छोटा देश है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा देश है, बहुत छोटा छोटा सा देश है। इसलिए देशों का नंबर क्या होता है? ज्यादा। इसलिए तुम देखोगे यहाँ बहुत सारा ज्यादा ज्यादा देश होगा। किसका देश होगा? अफ्रीका का। इसीलिए नंबर बढ़ जाता है। इसमें सबसे अधिक जो देश है वो है कर्क रेखा पे। कहाँ है? कर्क रेखा पर। सबसे अधिक अफ्रीका के देश कहाँ है? कर्क रेखा पर। इसलिए कर्क रेखा पर अवस्थित देशों की संख्या सबसे अधिक है। कितने देश हैं? टोटल 17। कितने हैं? 17। इक्वेटर पर अवस्थित देशों की संख्या 13 और नीचे देखोगे तो काफी कम देश हैं। ठीक है, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया महादेश, ये तो पूरा ऑस्ट्रेलिया एक ही है, अगर इसको भी हम देश में बांटते तो संख्या यहाँ भी बढ़ जाता है। इसलिए सबसे कम देश का नंबर जो याद करना होता है वो कौन सा है? मकर रेखा। कौन सा? मकर रेखा। ठीक है, अब कुछ दिन बाद जब तुमको मैप पढ़ाने लगेंगे, मैप क्लास शुरू हो जाएगा तुम्हारा, तुम खुद ही बता दोगे कि बताओ नॉर्थ अमेरिका का हम पूछेंगे महत्वपूर्ण देश कौन कौन सा, तुम ऐसे बता दोगे कि ये कौन सा देश है, ये कौन सा देश है, ये कौन सा देश है। वैसे ही साउथ अमेरिका का जब पूछेंगे तुमको पता होगा कि यहाँ कौन सा देश है, ये कौन सा देश है, ये तुम खुद बता दोगे और वहां से तुम लोकेट भी कर सकते हो। लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा, एक दिन में कुछ नहीं होता, इस समय लगता है। ठीक है, क्या ये याद हो गया? अब आओ वापस। तो कर्क रेखा पर उत्तरी अमेरिका के 2 देश हैं। एक का नाम है मेक्सिको। क्या नाम है? मेक्सिको। यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है मेक्सिको और यहाँ पर इसी में एक टापू वाला क्षेत्र है जिसका नाम है बहामास। क्या नाम है? बहामास। तो उत्तरी अमेरिका के कितने देश हो गए? 2 देश। कर्क रेखा पर उत्तरी अमेरिका के कितने देश अवस्थित हैं? 2। अब इसी पे ध्यान देना और कोशिश करना नाम याद हो जाए, उसके बाद तो हम लोग मैप पर देखेंगे ही बाद में। ठीक है, तो कर्क रेखा पर उत्तरी अमेरिका के कितने देश अवस्थित हैं? 2। मेक्सिको और बहामास। मेक्सिको और बहामास। अफ्रीका में जब आओगे, देखो अफ्रीका में पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो अफ्रीका के कितने देश हो गए? 7। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के कितने देश थे? 2। ठीक है, अब ये देश अफ्रीका वाला बहुत लोग सुना भी नहीं होगा, बहुत सारा देश। ठीक है, अब जो नया बच्चा है, जो नया पढ़ाई शुरू किया है, वो सब में बहुत सारा देश। क्या पश्चिमी सहारा सुने हो? तो जो तुमको लग भी रहा है ना सुने हो, वो एक्चुअली में सहारा मरुस्थल सुने हो, पश्चिमी सहारा देश का नाम नहीं सुने हो। इसीलिए बोले कि इसमें बहुत सारा जानता भी नहीं है। मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र। हमको ये लगता है कि मिस्र बहुत लोग सुना होगा, अंग्रेजी में इसी को इजिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इजिप्ट। ये सुना होगा, बाकी सब सुना भी नहीं होगा, इसलिए धीरे धीरे याद करना होगा। तो फिर से रिपीट करो। अफ्रीका के कितने देश हैं? 7। अफ्रीका कितने देश? 7। किस रेखा पर? कर्क रेखा पर। ये भी भूल मत जाना। ठीक है, कर्क रेखा पर अफ्रीका के कितने देश? 7। कौन कौन सा? पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र। अच्छा, आज के आज ही कोई जाके ट्रिक फ्रिक ढूंढने का प्रयास मत करना, नहीं तब कहीं का नहीं रहोगे। हाँ, नहीं, ये डिस्क्लेमर है। यूट्यूब पे तुम लोग का इच्छा होगा, दो यह याद नहीं हो रहा है, यूट्यूब पे जाके ढूंढ के कोई ट्रिक देख के याद कर लेंगे। हम गारंटी के साथ कहते हैं, जो अभी ट्रिक पे फोकस कर दिया वो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अगर कर लोगे तो आके बता देना, क्योंकि ट्रिक ही भूल जाओगे एग्जाम में। ट्रिक उसी को काम आएगा जिसको लोकेशन पता है, और हम बाद में इस बार ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन मेरा ट्रिक भी होगा अपने हिसाब का, जो कि हम कॉन्टिनेंट वाइज ही बनाएंगे। नहीं समझ में आया? कि तुम्हारे ट्रिक में भी पहले जो देश आएगा वो उत्तरी अमेरिका का आएगा, फिर किसका आएगा? अफ्रीका का आएगा, फिर किसका आएगा? एशिया का आएगा। इसीलिए अगर तुम भूल भी जाओ तो तुम वो नंबर से कुछ ना कुछ मैच कर पाओगे, क्योंकि याद हमको 2 तरीके से करना है। एक सबसे पहले मैप पे करना है, उसके बाद ट्रिक फ्रिक जो लगेगा। लेकिन मेरा गारंटी है कि मैप पे याद करते करते ही याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अभी तुम लोग को थोड़ा थोड़ा लगने लगा है। उत्तरी अमेरिका का 2 देश, उत्तरी अमेरिका का 2 देश, क्योंकि हम लोग हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग लोकेशन पे बात कर रहे हैं। उत्तरी अमेरिका में कितने देश? 2 देश, मेक्सिको और बहामास। मेक्सिको और बहामास। ठीक है, कम से कम इतना तो याद हुआ।
अब अफ्रीका वाला भूल जाओगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद करेंगे। अफ्रीका के कितने देश? 7 देश। अफ्रीका के कितने देश? 7 देश। तो पहला देश जिससे गुजरा वो है दक्षिणी सहारा, क्या नाम है उसका? सॉरी, पश्चिमी सहारा, क्या नाम है उसका? पश्चिमी सहारा। उसके बाद मारितानिया, मारितानिया, उसके बाद माली, उसके बाद अल्जीरिया, उसके बाद नाइजर, उसके बाद लीबिया, उसके बाद मिस्र। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर है कि नाइजर और नाइजीरिया 2 देश है, नाइजर और नाइजीरिया। तो याद रखना, कर्क रेखा नाइजर से गुजरती है। कहां से? नाइजर से, नाइजीरिया से नहीं। तो कर्क रेखा कहां से गुजरती है? नाइजर से। यही सब धीरे धीरे करते जाना हम लोग को। तो नाइजीरिया से नहीं बल्कि नाइजर से गुजरती है। अब आ जाओ एशिया। तो कर्क रेखा जो है एशिया के कितने देशों से गुजरती है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 देश। कितना हो गया? 8 देश। तो कर्क रेखा टोटल 17 देशों से गुजरती है। पहला नॉर्थ अमेरिका का 2 देश, उसके बाद अफ्रीका का 7 देश और एशिया का 8 देश। टोटल हो गया 17 देश। नॉर्थ अमेरिका का 2 देश 100% आज के आज अभी कभी याद होने चाहिए, मैक्सिको और बहामास, मैक्सिको और बहामास। अब ये इसलिए बताएं, तुमको यहाँ से थोड़ा बहुत लोकेशन पता हो जाना चाहिए। मैप पर जब हम लोग सीखेंगे तो वहां धीरे धीरे हम लोगों को लोकेशन पता होनी चाहिए। नॉर्थ अमेरिका का 2 देश, मैक्सिको और बहामास। साउथ अफ्रीका का 7 देश, साउथ अफ्रीका का 7 देश। कौन कौन सा? पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र। जिसको याद नहीं हो रहा है वो टेंशन नहीं लेना, वो सिर्फ ये सोचो कि ये देश का नाम हमको पता होना चाहिए। ठीक है, नाम पे ध्यान दो कि ये देश है, पहले यही तुम सीख लो। उसके बाद एशिया पे आएंगे तो एशिया का 8 देश। कितना देश? 8 देश। कर्क रेखा सबसे अधिक किस महादेश के देशों से गुजरती है? एशिया। अब यहाँ ये सब क्वेश्चन जब आएगा तो अच्छा बच्चा कांपने लगता है, क्योंकि वो याद कैसे किया है। पहले लगाया है मैक्सिको, उसके बाद लगाया है म्यांमार, वो MMP ऐसे करके याद किया है। अब मैक्सिको से डायरेक्ट कहां पहुंच गया? म्यांमार। एग्जाम में वो कैलकुलेट करता रहेगा, उसका 14-15 के अलावा और कोई उसको देश नहीं मिलेगा। मतलब 13-14 बहुत पुरता है, इसके अलावा पुरता ही नहीं है उंगली पे। ठीक है, भूल जाओगे। इसलिए हमको ये पूरा तरीका बताना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका कितना देश? 2 देश। तो क्या ढूंढना होगा तो इसी 2 में ढूंढेंगे, कौन छूट रहा है तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अफ्रीका का कितना देश? 7 देश। एशिया कितना देश? 8 देश। सबसे अधिक किस महादेश के देशों से? एशिया। हमारा टारगेट होगा इसमें सबसे पहले एशिया को याद करना, अफ्रीका को छोड़ देंगे, एशिया को याद करेंगे। तो एशिया का पहला देश सऊदी अरब, उसके बाद UAE, उसके बाद ओमान। तो भारत से पहले हम पढ़ा रहे हैं कि तुम लोग पढ़ रहे हो जी, है? हम आगे बढ़े तो तुम लोग बढ़ गया। हम सीरियस हो गए, ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये बहुत फालतू टॉपिक है। अब तुम लोग सीरियस हो गए हो। ठीक है, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता। भारत से पहले कितने देश हम लोग पढ़े? भारत से पहले सऊदी अरब, UAE और ओमान। भारत से पहले कितने देश? अरे कुछ कर रहे हैं तो उसका पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है बाबू। हम चाह रहे हैं कि बिना लोड लिए तुम दिमाग में सेट करो, हमको सेट करवाना है। पढ़ा के तो हम छोड़ सकते हैं 2 मिनट में, लगता है तुमको इतना समय देना था इसमें, 2 मिनट में हम छोड़ सकते हैं। और हमको पता है कि अधिकांश बच्चे के लिए यूजलेस है वो। ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से सेट हो। अभी सब बच्चा के दिमाग में सेट हो गया कि नहीं? उत्तरी अमेरिका का 2 देश है, मैक्सिको और बहामास, मैक्सिको और बहामास, ये सेट होना चाहिए। ठीक है, एशिया पे जब आओगे तो भारत से पहले 3 देश पढ़े हम लोग, भारत से पहले 3 देश। अच्छा, ये जो तुम देख रहे हो ये मैप पर ऑर्डर में ही है, इसलिए कभी टेंशन नहीं होगा। भारत से पहले 3 देश, सऊदी अरब, UAE और ओमान। सऊदी अरब, UAE और ओमान, उसके बाद हमारा भारत। तो 8 में से 4 हम लोग पहले डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग इंडिया रखेंगे, उसके बाद इधर और उसके बाद इधर। तो इंडिया से पहले कितना देश पड़े? 3 देश, सऊदी अरब, UAE और ओमान। उसके बाद कौन है? भारत। अब भारत से सटा हुआ देश कौन है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से भी गुजर रही है। और बांग्लादेश के बाद कौन है? म्यांमार। बांग्लादेश के बाद म्यांमार। तो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, क्या यहां तक पहुंच गया? अब बच गया चीन और ताइवान। ये 8 देश अभी तुरंत बोल दोगे तुम लोग लाइन पे, और ऐसे हम रटवाते रहते तुम लोग। इसीलिए अफ्रीका को छोड़े हैं, क्योंकि अफ्रीका में कोई पता नहीं है तुमको, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ तो पता है ना कि भारत है, भारत के जस्ट बगल में बांग्लादेश, के जस्ट बगल में म्यांमार। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं कुछ ना कुछ। फिर से रिपीट करो, कर्क रेखा एशिया के कितने देशों से? 8 देशों से। ठीक है, भारत से गुजरती है क्या कर्क रेखा? हाँ, इन तीनों रेखाओं में से एकमात्र रेखा जो भारत से गुजरती है वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत से पहले किन किन देशों से होकर आई है? सऊदी अरब, UAE, ओमान। सऊदी अरब, अच्छा इधर सऊदी अरब, UAE और ओमान। इसके बाद भारत,
भारत में बांग्लादेश, फिर म्यांमार, फिर चीन और ताइवान। ठीक है, चीन और ताइवान। क्या आठों नाम याद हो गया? फिर से रिपीट करते हैं एक बार। भारत से पहले कितना देश? 3 देश। ऐसे ही याद करोगे। भारत से पहले कितने देश? 3 देश। सऊदी अरब, यूएई, ओमान। उसके बाद भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। सबको याद हो गया? ऐसे ही याद होता है। ठीक है, चलो तो कर्क रेखा हो गया। अभी फिर से करेंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी कल परसों हम लोग फिर से करेंगे। ठीक है, अगला है विषुवत रेखा पर अवस्थित देश। विषुवत रेखा किन महादेशों से गुजरती है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। इसके बाद ओशिनिया का एक देश। विषुवत रेखा किस आखिरी देश से गुजरती है? गुजरता है। ठीक है, विषुवत रेखा किस देश से गुजरती है? किरीबाती। तो एक देश तो याद हो गया। अब बचेगा 12। कितना बचेगा? 12। इसमें से साउथ अमेरिका का है 3 देश। कितना देश? 3 देश। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इतना पता है कि ब्राजील का नाम सबको ही सुना हुआ है। तो साउथ अमेरिका जब देखोगे, यहाँ पर एक देश है ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। ठीक है, ब्राजील। इसी का एक देश है कोलंबिया। कौन सा देश? कोलंबिया। और यहीं पर है इक्वाडोर। तो इक्वेटर कितने साउथ अमेरिकन देशों से गुजरती है? 3 देश। कितने देशों से? 3 देश। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इसके बाद कहां घुस जाएगी? अफ्रीका में। अफ्रीका में कौन सा देश? साओ टोम प्रिंसिपे। ये एक ही देश है, साओ टोम प्रिंसिपे। पर हम लोग पूरा याद नहीं करेंगे, हम लोग खाली साओ टोम बोलेंगे। अफ्रीका के बाहर में यहां पर एक छोटा सा टापू है, साओ टोम। कभी ले चलेंगे तुम लोग को घुमाने के लिए। ठीक है, नौकरी ले लो तब ले चलेंगे। खैर वापस आओ। तो ये देश है छोटा सा, इसका नाम है साओ टोम। कौन सा देश है? साओ टोम। एक टापू देश है जो अफ्रीका के जस्ट यहाँ बाहर में है और इक्वेटर पर अवस्थित है। तो अफ्रीका का देश है और अफ्रीका महादेश के जस्ट बाहर एक टापू नुमा देश है। इसके बाद साओ टोम के बाद देखोगे तो ये है गैबोन। ये पूरा एक ही नाम है, ये पूरा एक ही नाम है, साओ टोम और प्रिंसिपे। जितना बड़ा नाम है इतना बड़ा वो है नहीं, वो एकदम छोटा सा। ये अफ्रीका, ये छोटा सा टापू है। ठीक है, तो साओ टोम और प्रिंसिपे, लेकिन खाली याद रखना साओ टोम। उसके बाद है गैबोन। कौन सा? गैबोन। उसके बाद कांगो। अच्छा, कांगो जैसे याद करोगे तो ऐसे ही धीरे धीरे याद होगा। कांगो 2 है। कांगो कितने हैं? 2। एक है कांगो और एक है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो दोनों कांगो से इक्वेटर गुजरती है, दोनों कांगो से इक्वेटर गुजरती है। तो कांगो जैसे याद आएगा तो याद रखना कांगो और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद युगांडा, केन्या, सोमालिया। ठीक है, तो फिर से रिपीट करो। साओ टोम, गैबोन, कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। कितना देश हो गया? 1 2 3 4 5। ठीक है, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 देश। कितना देश? 7 देश। साउथ अमेरिका कितना देश? 3 देश। साउथ अमेरिका का 3 देश। अफ्रीका का 7 देश। अफ्रीका में अभी एक देश सबको याद हो जाना चाहिए, जो कि मेन कॉन्टिनेंट से बाहर एक टापू है, उसका नाम है साओ टोम। क्या नाम है? साओ टोम। पूरा नाम साओ टोम और प्रिंसिपे, लेकिन खाली याद रखना है साओ टोम। कभी देख लो तो डर ना जाओ ये क्या है, कुछ नया चीज है क्या, बोलोगे नहीं। साओ टोम और प्रिंसिपे एक ही देश है। ठीक है, लेकिन हम लोग बोलेंगे क्या, हम बोलचाल की भाषा में साओ टोम। साओ टोम ये पहले साओ टोम से गुजरा, अब आगे चला। साओ टोम के बाद कहां से? गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ठीक है, यहां तक देश जो है ये हो गया अफ्रीका। इसके बाद आ गया एशिया में। एशिया में देखोगे तो एशिया में ये वाला जो देश आगे बढ़ा है ये एक्चुअल में यहीं तक है। यहाँ पर छोटा छोटा मालदीव एक देश है जो कि टापूनुमा देश है। कौन सा देश? मालदीव। मालदीव के बाद यहाँ आओगे तो इस वाले हिस्से में एक देश है, इसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को सभी जान रहे हो। ठीक है, तो इंडोनेशिया, यहाँ मालदीव और यहाँ इंडोनेशिया। तो याद रखना ये 2 एशिया के देशों से गुजरती है। ठीक है, गुजरती है। ठीक है, एक है मालदीव और दूसरा है इक्वेडोर। मालदीव और इंडोनेशिया, मालदीव और इंडोनेशिया। तो एशिया के कितने देशों से इक्वेटर गुजरती है? 2। कौन कौन सा? मालदीव और इंडोनेशिया। ठीक है, तो 2 हो गया। अब आ जाओ ओशिनिया। ओशिनिया किसलिए बोले अलग से रखना, ओशिनिया के किरीबाती से, ओशिनिया के किरीबाती। तो अगर हम लोग अब फिर अमेरिका से आए और लास्ट देश तक पहुंचे तो आखिरी देश जिससे इक्वेटर गुजरती है उसका नाम है किरीबाती। क्या नाम है? किरीबाती। किरीबाती किसका हिस्सा है? ओशिनिया का।
यहाँ एक छोटा सा टापूनुमा देश है, ये किरीबाती है। फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ याद नहीं होगा, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं। इक्वेटर सबसे पहले साउथ अमेरिका से गुजरती है। कहां से? साउथ अमेरिका के कितने देश? 3 देश। साउथ अमेरिका में एक बड़ा देश है जिसका नाम है ब्राजील। ब्राजील से होकर कौन गुजरता है? कौन? इक्वेटर। कौन? इक्वेटर। अच्छा, मकर रेखा भी गुजरता है, मकर रेखा भी गुजरता है। तो ब्राजील से कितनी रेखा? 2 रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा। पहले हम लोग ये दिमाग में रख लेते हैं कि ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश? ब्राजील। ब्राजील काफी बड़ा देश है, ठीक है, नाम भी सब सुने हुए हो, हमेशा चर्चा में भी रहता है, ठीक है। तो याद रखना, ब्राजील से दोनों रेखाएं गुजर रही है, इक्वेटर और मकर रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा। तो पहला हम लोग याद रख लेंगे कि साउथ अमेरिका का एक देश है, ब्राजील, वहां से गुजरती है। इसके अलावे इक्वेटर 2 अन्य देशों से भी गुजरती है साउथ अमेरिका में। कौन कौन सा? इक्वेडोर और कोलंबिया, इक्वेडोर और कोलंबिया। तो साउथ अमेरिका के 3 देश, उस पर भी पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। अरे बाबू छोड़ो ना जी, अभी के नाम पे ध्यान दो ना, उस पे आएंगे तो तुम ही लोग से देश पूछेंगे कौन सा है ये, ठीक है, अभी यहाँ ध्यान दे लो, ठीक है, उस पर भी अभी आएंगे, ठीक है। पहले क्या बताए? इक्वेडोर, फिर कोलंबिया, फिर ब्राजील, ये 3 देश हो गया साउथ अमेरिका का। अब घुस जाएंगे अफ्रीका। अफ्रीका के जस्ट बाहर में एक तो छोटा सा देश है, साओ टोम। कौन सा? साओ टोम। उसके बाद कौन? गैबोन, फिर कांगो, फिर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, 2 यहां से हो गया। इसके बाद युगांडा, केनिया, सोमालिया, युगांडा, केनिया और सोमालिया, ये 3 देश। फिर से रिपीट करते हैं, साओ टोम, गैबोन, कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, युगांडा, केनिया, सोमालिया। उसके बाद एशिया में घुसेगा। कहां घुसेगा? एशिया में। एशिया के 2 देश, मालदीव और इंडोनेशिया। यहाँ पे मालदीव है और यहाँ इंडोनेशिया है। तो एशिया के 2 देश, मालदीव और इंडोनेशिया। उसके बाद आखिरी देश जो है वो है किरीबाती। ऐसा है किरीबाती। टोटल कितना देश हो गया? 13। कितना हो गया? 13। मोटा मोटी दिमाग में सेट हुआ कुछ ना कुछ। ऐसा कोई बच्चा जिसको लगता है कि कुछ नहीं गया दिमाग में, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो गया है, बस कुछ ना कुछ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे बच्चा को खिलाते हैं तो बच्चा बहुत जिद मतलब करता है कि नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, फिर भी 2-4 चम्मच अगर खा लेता है ना, लगता है कि चलो थोड़ा सा तो खा लिया है, वही हम खिला रहे हैं तुम लोग को। 2-4 चम्मच भी खा लिया तो हम संतुष्ट रहेंगे, चलो भूखे नहीं मरोगे, थोड़ा बहुत है, उसके बाद फिर दूसरा चीज खिलाएंगे, ठीक है। चलो अब आओ मकर रेखा। मकर रेखा 10 देश है। मकर रेखा पर कितने देश? 10 देश। मकर रेखा किन महादेशों से? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इसमें बताए कि साउथ अमेरिका का एक देश है ब्राजील, इससे तो गुजरेगा ही गुजरेगा, यही सेट करना है, इससे तो गुजरेगा ही गुजरेगा। और एक देश हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो 2 देश तो ऐसे ही निकल गया, ठीक है, 2 देश निकल गया, बचा 8 देश। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। साउथ अमेरिका का देश है चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील। यहाँ पे देखोगे एकदम पतला सा देश है, ठीक है, जब मैं पढ़ाएंगे तो एकदम चिली जैसा ही है। चिली मतलब होता है मिर्ची, मिर्च होता है ना, चिली देखो ना कैसा होता है, एकदम पूरा ऐसा ही देश है। हमको लगता है यही सोच के उसका नाम चिली रखा है, मिर्च के जैसा ही दिखता है, इसीलिए उसका नाम रखा है चिली, ठीक है। तो याद रखोगे एक देश है चिली, चिली के बाद अर्जेंटीना, बस चिली इधर है और चिली के बाद है अर्जेंटीना, उसके बाद पैराग्वे, उसके बाद ब्राजील। तो साउथ अमेरिका के कितने देश? 4। साउथ अमेरिका के 4, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील। इसके बाद है अफ्रीका। अफ्रीका का देश देखो, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। टोटल कितना देश हो गया? 5। कितना हो गया? 5। अब इसमें जब मैप देखोगे, एक देश का हम गारंटी देते हैं वो याद हो ही जाएगा, वो है मेडागास्कर। कौन सा? मेडागास्कर। ये अफ्रीका से जस्ट बाहर यहाँ पर अवस्थित है, इस जगह अवस्थित है। क्या नाम है इसका? मेडागास्कर। अफ्रीका से टूट चुका है, ठीक है, तो याद रखोगे ये है मेडागास्कर। इसके अलावा कितना देश है टोटल? 5। तो एक हो गया मेडागास्कर। इससे जस्ट पीछे देखोगे तो यहाँ पर है मोजाम्बिक। कौन सा? मोजाम्बिक, ठीक है। मोजाम्बिक से जस्ट पीछे देखोगे तो दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका तो काफी प्रसिद्ध है, काफी फेमस है, तो याद रखना इन 3 रेखाओं में से कौन सी वह रेखा है जो दक्षिण अफ्रीका से गुजर रही है? कौन सी? मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा। देखो कुछ फेमस देश है जिसको तुमको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे हम पूछ ले तुमसे, बताओ अमेरिका से इसमें से कौन सी रेखा गुजरती है? यूएसए से कौन सी रेखा? बोलोगे कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अब ये कुछ देशों के बारे में लोगों को पता होना चाहिए।
अगर हम पूछ लें बताओ पाकिस्तान से कौन सी रेखा गुजरती है, कोई भी नहीं। ये तुम्हारे दिमाग में खुद का सवाल होनी चाहिए, तभी सीख पाओगे। अरे देखो, जब तक प्रश्न नहीं करोगे, सिर्फ हम ही से प्रश्न नहीं करना है, हम जब बोलेंगे पूछो तो हम ही से पूछ लो, खुद से भी सवाल करना है। पढ़ने के बाद खुद से सवाल करो, क्या ये आया कि नहीं आया। ये बचपन में घर में भी बोलते होंगे, स्कूल में भी सुनता होगा कि सोने के समय में रिकॉल करो, बोलते होंगे ना टीचर लोग कि सोने के समय में रिकॉल करो। उससे होता क्या है, तुम रिकॉल करते करते नींद भी तुमको आ जाएगा और तुमको एहसास भी होगा कि हम दिन भर में कुछ पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े। अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब तुमको अगर याद हुआ भी है तो ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। उसके बाद एक है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से एकमात्र रेखा जो गुजर रही है इन तीनों में से, वो कौन सा है, मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से कहा है दक्षिणी गोलार्ध में। क्या मोटा मोटी दिमाग में तीनों का नाम सेट हो गया। अब फिर से हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, एक बार हो गया ना, तुमको एक डाटा मिल गया, अब हम लोग धीरे धीरे इसको फिर से रिकॉल करके याद करेंगे। बढ़ जाए आगे हम। चलो अब अगला है 0 डिग्री देशांतर रेखा काटती है। किसको किसको काटती है। कल हम लोग देखे थे कि 3 नदियां हैं जो कि तीनों रेखा को 2-2 बार काटती है। ठीक है, बेचारा ये सब मासूम था, एक बार कटवाने के बाद फिर गया फिर से कटवा के आया। तो इसमें से एक भारत की भी थी, क्या नाम था, माही। ठीक है, किसको काटी थी, कर्क रेखा को। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी। कौन सी, अब ये यहाँ कांगो देश भी पड़ा है, कांगो नदी भी है। ठीक है, हाँ कांगो या जायरे, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो। कौन सी, लिम्पोपो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग इसका बात किए ये ग्लोब पर, तो ये था इक्वेटर और ये था कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। अब यहाँ पे है 0 डिग्री। कौन सा है, 0 डिग्री। क्या इसको काट रहा है कि ये 0 डिग्री देशांतर काट रहा है कि नहीं काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। यही तीनों का लोकेशन हमको पता होनी चाहिए। क्या पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन क्लियर पता चल गया कि अगर हम लोग ग्लोब पर देखेंगे तो ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये इन तीनों को कहां कहां काटती है। तो पहला कौन सा है, कौन सा है पहला, कर्क रेखा। कौन सा है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को कहां काटती है, कहां, अल्जीरिया में। कहां, अल्जीरिया। तो कर्क रेखा को, ठीक है, अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया में। ठीक है, कहां काटते हैं कर्क रेखा को, अल्जीरिया में। कर्क रेखा को अल्जीरिया में। विषुवत रेखा को एक टापू पर काटती है जिसको नल द्वीप भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल द्वीप। ठीक है, या नल आइलैंड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो नल आइलैंड गिनी की खाड़ी में एक द्वीप है, उस जगह जो अवस्थित है वो कहीं नहीं है, वो एकदम बीच में अवस्थित है, उसका कोई कोऑर्डिनेट है, उसको 0 कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको नाम दिया गया नल द्वीप। क्या नाम दिया गया है, नल द्वीप। तो याद रखोगे विषुवत रेखा को 0 डिग्री देशांतर, यानी ऊपर वाला 0 और नीचे वाला 0, ये दोनों 0-0 कहां काटता है, नहीं समझ में आया। ऊपर से 0 आ रहा है जिसको 0 डिग्री देशांतर कहेंगे, और इधर से 0 आ रहा है जिसको कहेंगे इक्वेटर। तो ये दोनों 0 कहां एक दूसरे को काटता है, इसलिए नाम दे दिया नल। क्या नाम दे दिया, जल। क्या उसका कोई कोऑर्डिनेट होगा, नहीं होगा, इसलिए इसको 0 डिग्री नॉर्थ कर देते हैं या 0 डिग्री कर देते हैं, क्योंकि दोनों 0 ही काट रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, छोटा सा द्वीप है, क्या नाम दे दिया इसको, नल द्वीप, जो कि गिनी की खाड़ी में है। कहां है, गिनी की खाड़ी। तो याद रखोगे गिनी की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी में। और द्वीप का नाम क्या है इस जगह जो काटता है दोनों, नल आइलैंड। ठीक है, नल आइलैंड। याद रखना, विषुवत रेखा को देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा जो काटती है वह नल आइलैंड। अच्छा, ये सब घटना कहां अंजाम दिया जा रहा है, यहां पर, इस जगह पे। ठीक है, तो याद रखोगे इस जगह पे, और इस जगह जो द्वीप है उसी को बोलते हैं नल आइलैंड। और ये जो क्षेत्र है ये है अटलांटिक महासागर। कौन सा, अटलांटिक महासागर। तो याद रखना, नल द्वीप पर दोनों मिलती है, जो कि गिनी की खाड़ी में, गिनी नाम का एक देश है, उसी के पास जो खाड़ी है उसी कहते हैं गिनी की खाड़ी। ये मैप पे देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। वहीं पर एक छोटा सा जमीन है जिसको कि नल द्वीप नाम दिया गया है, और उसका कोऑर्डिनेट अगर कभी पूछ ले तो 0 डिग्री। क्या नाम कोऑर्डिनेट है उसका, 0, क्योंकि ना तो वो अक्षांश में कोई कोऑर्डिनेट पे आता है, ना ही देशांतर में आता है, दोनों 0-0 है। ठीक है, याद रखोगे। और क्षेत्र कौन सा है, गिनी की खाड़ी। अगर पूछा जाए महासागर, कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर। अब है मकर रेखा। ऑब्वियस है, मकर रेखा को भी कहां काटेगी, अटलांटिक महासागर। उसका कुछ है नहीं तो खाली अटलांटिक महासागर हो जाता है। तो क्या होता है, अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, महासागर। तो ऑब्वियस है ना, यहीं पे तो है ही, यहीं पे है तो इसी जगह ना काटेगा। तो अटलांटिक महासागर कहां काटेगा, अटलांटिक महासागर। क्या ये तीनों याद हो गया कि 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा कर्क रेखा को कहां काटती है, अल्जीरिया। विषुवत रेखा को गिनी की खाड़ी में, और जो द्वीप है उस जगह उसका नाम है नल आइलैंड। मकर रेखा को अटलांटिक महासागर। याद हो गया तीनों। चलो
अब अगला टॉपिक है एंटीपोड। ये बहुत बच्चा सुना भी नहीं होगा कभी, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। एंटीपोड क्या है? क्या है एंटीपोड? जो जो पढ़े हो बताओ। हाँ देखो, होता क्या है कि पृथ्वी तो गोल है, ठीक है, पृथ्वी गोल है। अब ऑब्वियस है, एक पृथ्वी पर अगर हम लोग देखें तो अगर यहाँ पर कोई जगह है, इसको यहां से हम ड्रिल करें और इसके जस्ट अपोजिट यहां निकाल लें, उस जगह भी तो कोई जगह होगा। समझ में आ गया कि अगर पृथ्वी पर यानी पृथ्वी के ग्लोब पर अगर हम देखें तो एक छोर से जब हम टप जाएंगे सेंटर होकर दूसरा छोर, ये है पृथ्वी का सेंटर, यहाँ एक जगह है और इसको हम यहां से बीच से गुजरे तो पृथ्वी के दूसरे छोर में भी तो कोई ना कोई देश होगा या कुछ ना कुछ जगह होगा। देश होना हो से हमको कोई मतलब नहीं, उस जगह को हम समझेंगे। तो इसके जस्ट अपोजिट में पृथ्वी के दूसरे साइड में जगह होगा, उसे कहेंगे एंटीपोड। यानी ये जगह अगर ए है और ये बी है तो ए का एंटीपोड क्या होगा? बी। एंटीपोड क्या होता है समझ में आ गया कि पृथ्वी का जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर अगर कोई जगह यहां अवस्थित है तो अगर हम यहां से ड्रिलिंग करना शुरू करें और पृथ्वी के सेंटर से ड्रिल करके बाहर निकल जाए तो इस जगह जो देश होगा उसी को क्या कहेंगे? एंटीपोड। यानी ये जगह मान लेते हैं फलनमा और ये जगह है चिलनमा, तो फलनमा का एंटीपोड क्या हो जाएगा? चिलनमा। समझ में आ गया? अब ये तुमको ड्रिल करके जाना है, अगर यहां देखोगे तो यहां से सेंटर से ड्रिल करके यहां आना पड़ेगा अगर कोई जगह है तो। अब एग्जाम में क्या इससे सवाल आता है? तो आंसर है हाँ। पहला तो डेफिनेशन से ही आता है कि पृथ्वी पर दो विशिष्ट बिंदु जो ग्लोब पर बिल्कुल विपरीत स्थान पर अवस्थित हो उसको क्या कहेंगे? एंटीपोड। पहला तो सवाल यही आ जाता है डेफिनेशन से, एक बार पढ़ने के बाद डेफिनेशन याद आ जाता है कि पृथ्वी पर एक कोने पर अगर हम खड़े हैं तो उसी के जस्ट बीचों बीच अगर लाइन खींचेंगे तो दूसरा जगह जो है उसी को कहेंगे एंटीपोड। क्लियर है? दूसरा जो सवाल इससे आता है वो है कोऑर्डिनेट। अच्छा, इस मैप में अगर ये ए है और ये बी है और ये पृथ्वी के सेंटर से ये रेखा गुजर के ये मैच कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ए का एंटीपोड बी, यही कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल जो यहां से आता है इसके कोऑर्डिनेट से, क्या कोऑर्डिनेट हम अगर ए का बता दें तो बी का लिख पाओगे? यही सवाल आता है। तुमको बोल देगा कि एक जगह है जो कि मान लो इतने डिग्री इतने मिनट पर अवस्थित है, ठीक है, इसका एंटीपोड बताओ। कुछ नहीं सवाल में देगा, बस यही हिंदी में लिख देगा इसका प्रतिध्रुव बताओ। अब बच्चा पहले प्रतिध्रुव जानेगा तब तो करेगा, तब तुम लोग जान लिया कि प्रतिध्रुव यानी एंटीपोड क्या होता है? पृथ्वी पर जस्ट अपोजिट में जो जगह अवस्थित है। तो इसमें एक फायदा है और एक नुकसान भी है, थोड़ा सा याद रखना है कि अगर किसी का कोऑर्डिनेट यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे ये 30 डिग्री नॉर्थ है, क्या बोलेंगे? 30 डिग्री नॉर्थ है, तो जब इसको छेद करोगे तो ये हमेशा साउथ में निकलेगा। कहां निकलेगा? साउथ में। तो याद रखना, इसको जब छेद करेंगे तो ये हमेशा कहां निकलेगा? साउथ में। और ये जो होगा ये 30 डिग्री साउथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री साउथ। अगर कोई 82 डिग्री 2 डिग्री पे है, मान लो 82 ज्यादा हो जाएगा, 2 डिग्री पर है, ठीक है, 2 डिग्री ईस्ट है, ये कौन है? 2 डिग्री ईस्ट। तो इसका जब एंटीपोड लिखेंगे तो ये हो जाएगा 178 डिग्री वेस्ट। क्या हो जाएगा? 178 डिग्री वेस्ट। क्या लिखने समझ में आ गया कैसे लिखेंगे? इसलिए हम पहले ही बता दिए कि पूर्वी गोलार्ध में ईस्ट आता है, पश्चिमी गोलार्ध में वेस्ट आता है, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ आता है और दक्षिणी गोलार्ध में साउथ आता है। तो उत्तरी गोलार्ध का उल्टा दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध का उल्टा पश्चिमी गोलार्ध। एंटीपोड उल्टा ही तो जगह है। अगर तुम पूरब में हो तो पश्चिम में कहां निकलोगे? यही तो कह रहा है। अगर तुम उत्तर में हो तो दक्षिण में कहां निकलोगे? तो हमेशा एंटीपोड अगर उत्तरी गोलार्ध का कोई जगह है तो उसके एंटीपोड का कोऑर्डिनेट में दक्षिणी गोलार्ध आवे करेगा। अगर कोई पूर्वी गोलार्ध का जगह है तो उसके एंटीपोड में पश्चिमी गोलार्ध आवे करेगा। पर वह अंक क्या होगा, वह नंबर क्या होगा, इसको सीखना है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कुछ नहीं करना है, क्या करना है? सिर्फ नॉर्थ और साउथ करना है। तो अगर कोई जगह पर 30 डिग्री अगर उसका कोऑर्डिनेट है, 30 डिग्री ईस्ट है, तो ऑब्वियस है एंटीपोड में वेस्ट होगा। क्या होगा? वेस्ट। लेकिन 30 डिग्री नहीं बल्कि 150 डिग्री वेस्ट। समझ में आया? लेकिन यहीं पर अगर नॉर्थ वाला है, 30 डिग्री नॉर्थ है, तो उसका एंटीपोड 30 डिग्री साउथ होगा। क्या ये बात समझ में आया? तो याद रखोगे, x डिग्री नॉर्थ अक्षांश का एंटीपोड हमेशा क्या होगा? x डिग्री साउथ। y डिग्री कैसे हो जाएगा जी? अभी तुरंत यही तो बताया, x डिग्री नॉर्थ का एंटीपोड हमेशा x डिग्री साउथ होगा। y कर दिया अपने मन से। देख रहा है, x से इतना नफरत है कि बोलना भी गवा रहा है, इसको बोल रहा है y होगा। ठीक है, तो याद रखना, x डिग्री का हमेशा जो x हो गया वो हमेशा x ही रहेगा। ठीक है, चाहे उत्तर में जाओ दक्षिण में जाओ,
x डिग्री नॉर्थ का एंटीपोड क्या होगा, x डिग्री साउथ। इसीलिए ना तो नॉर्थ में रहो ना साउथ में रहो, या तो ईस्ट में जाओ या वेस्ट में जाओ। और y डिग्री ईस्ट देशांतर का एंटीपोड हमेशा होगा 180 माइनस y, ठीक है, डिग्री वेस्ट। समझ में आया, एंटीपोड समझ में आ गया, ठीक है। चलो, तो आज मैंने यही था हम लोग का एंटीपोड, तो थोड़ा सा टॉपिक था। अब कल हम लोग, कल अब्सेंट मत करना जिसको पढ़ना है, क्योंकि कल हम लोग समय रेखा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइम लाइन, ठीक है।